नमस्कार। दूरदर्शन के साहित्य सृजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिंदवी स्वराज दर्शन के लेखक श्री लोकेंद्र सिंह जी। आप वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक और विचारक होने के साथ साथ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। आपकी 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आप अनेक राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पुरस्कारों से विभूषित किए जा चुके हैं। इनकी पुस्तक है जो हिंदवी स्वराज दर्शन, वह वीर शिवाजी के द्वारा बनाए गए गढ़ों और किलों के ऊपर है। वस्तुतः यह एक यात्रा वृत्तांत है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकेंद्र जी। और बहुत लंबे समय बाद एक रोचक यात्रा वृत्तांत पढ़ने को मिला और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई स्थान विशेष ना होकर के छत्रपति महाराज शिवाजी के द्वारा स्थापित गढ़ों और किलों का ब्यौरा है। तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि इस पुस्तक की हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पुस्तक है ये दरअसल आपने बताया एक यात्रा वृत्तांत है। दिसंबर में हम लोग गए थे शिवाजी महाराज के कुछ किले उनका दर्शन करने के लिए। वो पुणे के आसपास के किले थे, साथ में उनके दुर्गेश्वर, राजधानी रायगढ़ भी था। तो हम एक यात्रा पर, बहुत पुराना एक हमारा समूह है, तो उस समूह के मित्रों ने तय किया कि कहीं चलते हैं, एक साथ मिलना होगा। तो फिर ये तय हुआ। तो संयोग से हमको एक अच्छे मार्गदर्शक मिल गए संदीप माहिन जी के रूप में। उन्होंने किलों की यात्रा कराने के साथ साथ उनके इतिहास और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी परिचित कराया। चूँकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूँ, लेखन भी लगातार करता हूँ और मेरा एक अभ्यास भी है कि मैं कहीं पे भी यात्रा पे जाता हूँ तो वहाँ से आने के बाद समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए ट्रैवलॉग लिखता हूँ। तो मैं ऐसे लिखने के लिए बैठा, लेकिन जब लिखने बैठा तो मुझे बहुत सारी यादें आने लगीं। शिवाजी महाराज के जितने सारी वहाँ के प्रसंग सुने वो सब याद आने लगे। लिखते लिखते 4, 10, 8 पन्ने हो गए। तो फिर मुझे लगा कि इसको एक ट्रैवलॉग में, छोटे से यात्रा वृत्तांत में समेटना मुश्किल है, तो इस पुस्तक के साथ न्याय किया जाए, तो इसे एक पुस्तक के रूप में लेकर के आया जाए। तो फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया। फिर थोड़ा और समय लिया और विस्तार से इस यात्रा को लिखा। तो आनंद की बात यह है कि काफ़ी लोगों का स्नेह, प्यार सब मिल रहा है इस पुस्तक को। बहुत बहुत सुंदर पुस्तक है ये। और सबसे अच्छी बात है कि यह केवल यात्रा वृत्तांत नहीं है, बल्कि हम सबको अपने प्राचीन इतिहास बोध और गौरव और अस्मिता के साथ जोड़ने के एक प्रयास के रूप में भी मैं इस पुस्तक को देखती हूँ। लोकेंद्र जी ऐसा कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो किले थे, गढ़ थे, वो उनके लिए उनके पुत्रों के समान थे और लगभग 300 से ज़्यादा उन्होंने ऐसी संरचनाएं बनाई। तो शिवाजी महाराज के किलों की ऐसी क्या विशेषता थी जो उन्हें भारत के अन्य दुर्गों से या किलों से अलग करती है? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। शिवाजी महाराज जो है किलों से पुत्रों के समान स्नेह रखते थे। उनका मानना था कि ये स्वराज्य की आधार है। जिस स्वराज्य के सपने को लेकर के शिवाजी महाराज ने अपना अभियान शुरू किया था, उन्होंने किलों को उसका आधार बनाया। तो वो किले बनाना, जीतना, उनका संरक्षण करना, बाकायदा किलों के संरक्षण, संधारण और उनके निर्माण के लिए एक अलग से वो बजट तय करते थे। लगातार किले बनाते रहना, किलों की सुरक्षा व्यवस्था की भी लगातार सुनिश्चित करना, उसके लिए खर्च करना, वो सारा वो करते थे। तो 300 से अधिक किले, इसका लगभग सारे लेखक जो हैं वो मानते हैं कि उनके 300 से अधिक किले थे। और शिवाजी महाराज ने जहाँ जहाँ रणनीतिक रूप से आवश्यक थे वहाँ किलों का निर्माण भी कराया। और हम हिंदवी स्वराज्य के इस पूरी अवधारणा में जब किलों को देखते हैं तो 4 प्रकार के दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में, आधिपत्य में हमको दिखाई देते हैं। गिरिदुर्ग थे जो ऊंचे पर्वतों पर स्थित थे, उनको गिरिदुर्ग कहा। फिर जो वन में थे उनको वन दुर्ग कहा। और जो जमीन पे थे, समतल मैदानों में, कई जगह ऊंचे पहाड़ नहीं थे तो वहाँ समतल मैदान में ही बनाना पड़ा, तो उनको स्थल या भूईकोट भी कहा गया। ऐसे ही एक और किले शिवाजी महाराज ने उनकी रचना की, वो थे जलदुर्ग, जो पानी के बीच में थे, समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए। तो संयोग ऐसा बना कि इस यात्रा में हमने वन दुर्ग को छोड़ करके 3 प्रकार के दुर्ग देखे। गिरिदुर्ग देखे, स्थल दुर्ग शनिवार वाड़ा देखा, लाल महल देखा, उसके दर्शन किए। और जलदुर्ग में हमने कोलाबा का और खांदेरी उन्नेरी करके एक प्रसिद्ध दुर्ग हैं, दोनों जुड़वा दुर्ग हैं, एक खांदेरी में एक उन्नेरी में। आप
दोनों समुद्र में और दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, तो इसलिए एक साथ उनका नाम लिया जाता है। उनका दर्शन का सौभाग्य भी हमको प्राप्त हुआ। तो ये जो सैन्य अनुशासन है, इसके बावजूद हमारे सामने एक हिरकणी ग्वालिन का एक किस्सा आता है कि जो इतने अनुशासन के बावजूद उस दुर्ग से निकलने में कामयाब हो पाई थी। वो बड़ा रोचक किस्सा है, अगर वो आप यहाँ पर हमसे साझा करें तो। जरूर। इस एक प्रकरण से हमको बहुत सारे बातों की जानकारी मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किस प्रकार से सोचते थे। सुरक्षा की भी जानकारी मिलती है, अनुशासन की भी जानकारी मिलती है, साथ में मानवीयता और मातृत्व भाव कैसा होता है उसकी भी जानकारी मिलती है। दुर्ग दुर्गेश्वर रायगढ़ पर शिवाजी महाराज की राजधानी थी, अंतिम श्वास भी उन्होंने वहीं ली। शिवाजी महाराज को दुर्गाधिपति भी कहते हैं। उन्होंने दुर्गों पर ही उनका जन्म हुआ और देहावसान भी वहीं हुआ। तो इस राजधानी की सुरक्षा बहुत पुख्ता होनी चाहिए, ऐसा शिवाजी महाराज का मानना था पहले। इसीलिए उन्होंने प्रतापगढ़ से राजगढ़, फिर राजगढ़ से रायगढ़ आए, वो इसीलिए थे ताकि राजधानी सुरक्षित रहे। तो वहाँ एक प्रकरण हुआ। शिवाजी महाराज के जो दुर्ग थी उसकी व्यवस्था थी कि सूर्यास्त के बाद द्वार नहीं खुलते, फिर कोई भी हो। तो उसका भी एक प्रकरण है, वो सुनाने के बाद फिर मैं हिरकणी वाला आपको बताता हूँ। तो एक बार स्वयं शिवाजी महाराज विलंब से पहुँचे और उन्होंने द्वार खटखटाया। द्वारपालों ने द्वार खोलने से मना कर दिया। शिवाजी महाराज ने ये भी कहा कि मैं स्वयं छत्रपति शिवाजी हूँ, दरवाज़ा खोल दीजिए। तो सैनिकों ने बड़े उससे कहा आत्मविश्वास से कि हमारे राजा होते तो वो ये बात बोलते नहीं, क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ नियम अनुशासन है, वो स्वयं ऐसा नहीं कहते, इसलिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बाहर सुबह होने तक। तो शिवाजी महाराज बहुत आनंदित हुए। अब आप इस बात से देखिए कि अनुशासन भी कैसा था कि स्वयं पर भी लागू करते थे वो, यानी जो अनुशासन बाकी समाज के लिए है वो स्वयं के लिए भी है, जबकि उसी समय मुगलिया सल्तनत थी उसमें अंतर था। शिवाजी महाराज के किसी भी किले पर उनका कोई रिश्तेदार के आधिपत्य नहीं था, वो योग्य लोगों को चुनते थे और उनको किलेदार बनाते थे। उसी समय में औरंगजेब के जितने किले थे या जितने महत्वपूर्ण दायित्व थे सब उनके रिश्तेदारों के पास थे। शिवाजी महाराज की जगह कोई और होता तो उन द्वारपालों को दूसरे दिन फांसी हो गई होती या उनके साथ कुछ और बड़ा घटनाक्रम होता, दंड मिलता, लेकिन शिवाजी महाराज ने उन दोनों को पुरस्कृत किया। तो ऐसा ही एक घटनाक्रम हुआ। हिरकणी नाम की एक ग्वालिन थी, वो राजधानी में दूध देने के आती थी। नीचे एक गांव है, वहाँ से वो आती थी और दूध का वितरण करती थी। तो वो जाते जाते उसको हो गया विलम्ब, घंटे की ध्वनि सुनी, दौड़ करके वो गई, लेकिन तब तक द्वार बंद हो गए। उसने निवेदन किया द्वारपालों से भी, लेकिन वो द्वार उन्होंने नहीं खोले। तो वो बेचैन हो गई। क्यों बेचैन हो गई? क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा था दुधमुआ, वो उसको लेकर के बेचैन थी, क्योंकि वो नहीं जाएगी तो उसका पोषण नहीं होगा, तो उसको लगा कि मेरा बच्चा रात भर कैसे बिताएगा। उसने कहा मेरे को जाना है, सब बताया, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि अनुशासन था, राजा भी उस अनुशासन का पालन करता था। तो वो किले पर एक जगह से आप उस जगह जाएंगे, हम भी गए, तो उस जगह पहुंचना ही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। हमको बार बार चेतावनी दी जा रही थी, बहुत संभल करके, क्योंकि नीचे बहुत हजारों फीट की गहरी खाई थी, तो जरा सा पैर फिसलने पर हम नीचे जा सकते थे। तो बड़े संभलते हुए हम उस स्थान तक पहुंचे। तो उस स्थान के बाद जो नीचे हम देखते हैं सीधी खड़ी हुई जो खाई है, उसमें किसी भी साहसी योद्धा का उतरना भी चुनौतीपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि कोई उतर सकता है, लेकिन वो ग्वालिन वहां से उतर के गई, अपने बच्चे को पोषण किया और सुबह फिर आई। तो द्वारपाल उसको देख करके चकित हो गए कि तुम तो रात में यहीं थी, तुम सुबह यहाँ से कैसे आ रही हो बाहर से। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, महाराज के सामने लेकर के गए। उसने महाराज के सामने सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज प्रसन्न हुए उसके मातृत्व भाव को देख करके, उसके साहस को देख करके, उसके पराक्रम को देख करके, जज्बे को देख करके उसको पुरस्कृत किया और इतने प्रसन्न हुए कि उस गांव का नाम उन्होंने हिरकणी के नाम पे कर दिया। और जिस स्थान से वो उतर के गई थी, आज भी राजधानी में उस स्थान को हिरकणी बुर्ज के नाम से, अब वो चूंकि महाराज को ध्यान में आ गया कि ये कोई ऐसी जगह है, कमजोर कड़ी है किले की, जब ये उतर सकती है तो कोई दूसरा शत्रु सैनिक भी चढ़ करके आ सकता है या जा सकता है, तो वहां बुर्ज बनवा दिए। शिवाजी महाराज की किलों की खासियत है, वो प्रतियोगिताएं कराते थे। सुरक्षा में चूक है ऐसा पता करने के लिए वो खुली प्रतियोगिताएं कराते थे कि किले पर कोई ऐसी जगह से चढ़ करके आओ। तो उसमें उन्होंने उसको पुरस्कृत किया और वहां उसके नाम से बुर्ज का निर्माण भी कराया।
कितनी सुंदर बात हुई कि यात्रा वृत्तांत के बहाने हमने एक गौरवशाली मातृत्व बोध को भी इस कथा के ज़रिए जाना। एक और बहुत ही सुंदर आपका दृश्य आता है जब लाल महल में औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान पर आप हमले का वर्णन करते हैं। वो बहुत ही रोचक वर्णन है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा दृश्य हमारे सामने वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर वो एक्सप्लेन हो यहाँ पर तो किताब के प्रति हमारे दर्शकों की रुचि और बढ़ जाएगी। जरूर। हम सबने सर्जिकल स्ट्राइक सुनी थी अभी, भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को मारा था। एक और उदाहरण हम अपने इतिहास में जाते हैं तो शिवाजी महाराज की जो लाल महल में शाइस्ता खां पे हमला करने की ये जो पूरी घटना है, ये एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक है। और ये शिवाजी महाराज की जो हमला करने की नीति है, हम सब जानते हैं कि उन्होंने गुरिल्ला वॉर को फॉलो किया, गुरिल्ला वार का अनुसरण किया, लेकिन वो दिन कौन सा होगा, रात कौन सी होगी, पूर्णिमा की है, अमावस्या की है, एक एक चीज का बारीक से पालन करते थे, अध्ययन करते थे, उसके बाद वो योजना बनाते थे। तो शाइस्ता खां को भेजा था औरंगजेब ने कि इसको पकड़ के लाओ या इसको खत्म करके आओ, इसने नाक में दम कर रखा है। तो शिवाजी महाराज घिरे हुए थे, वो अपने उस किले में भी थे जहाँ थे, वहाँ से वो निकल करके आते हैं और उन अपने साथ जो सैनिक लेके आए उनको दो हिस्सों में बांटा, एक को वहीं सीमा पे छोड़ा कि अगर कोई बात होती है तो आप आना, और यहाँ से फिर जब वापस जाएंगे तब आपकी मदद भी लगेगी। कुछ चुने हुए लोग जो जिनके साथ हम सब जानते हैं कि पुणे का जो लाल महल है वहाँ शिवाजी महाराज का बचपन बीता है, वहीं वो आए थे। तो दादा कुंडदेव के साथ और अपनी माँ के साथ जिजाऊ माँ साहब के साथ, तो वहीं उनका बचपन बीता। तो उनको उस किले की बारीकियां पता थी, कहाँ क्या। तो वो और अपने साथ जो उनके और नज़दीकी लोग थे उनको लेकर के एक बारात के रूप में उसमें प्रवेश किया। चप्पे चप्पे पे चौकसी थी, लेकिन वो गए, बारात के रूप में गए और वहाँ जाकर के सीधे महल में, जहाँ से उनको पता था, एक जगह थी जहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया था उसने, लेकिन शिवाजी महाराज को पता था कि इस द्वार को तोड़ने पर हम सीधे जो है शाइस्ता खां के शयन कक्ष के पास पहुँच सकते हैं। उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ करके सीधे शाइस्ता खां के शयन कक्ष की ओर बढ़े। वहाँ उसका पुत्र मारा जाता है छत्रपति के हाथों, और उनकी जो स्त्रियाँ थीं वो चीख पुकार मच गई, और उनकी एक स्त्री ने जाकर के शाइस्ता खां को चौकस कर दिया कि हमला हुआ है। तो वो भागने लगा बच करके, और साक्षात छत्रपति को देख करके वो घबरा भी गया जिस रूप में उन्होंने देखा। और वहीं शिवाजी महाराज ने उस पर वार किया और वो खिड़की से कूद के भाग रहा था, तो 3 उंगलियां उसकी वहीं कट गई, लेकिन वो उसका जीवन बच गया, वो भाग गया। लेकिन इस घटनाक्रम से औरंगजेब को बहुत शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। औरंगजेब इतना क्रोधित हुआ, औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खां, उसने शाइस्ता खां को संदेश भिजवाया, वो लौट करके आगरा मत आ जाना, तुमको जहां दिखे वहां जाओ, लेकिन लौट करके आगरा नहीं आना। उसने बहुत विनती की, मैं दोबारा हमला करूंगा और आपके शत्रु को पकड़ करके लेके आऊंगा, मार दूंगा, लेकिन उसने कहा तुम ये नहीं करोगे। उसके बाद उनको बंगाल भेज दिया था। लोकेन जी, जैसे जैसे आप इस पुस्तक के बारे में बता रहे हैं, एक उत्कंठा जागृत होती जा रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में परम वैभव या ऐश्वर्य को भोगने के अनेक अवसर थे। इसके बावजूद ऐसे क्या भावना रही होगी, वो कौन सी बात रही होगी कि श्री राजेश्वर में 14-15 साल का एक किशोर हिंदवी स्वराज के संकल्पना पर काम करता है और उसे हिंदवी स्वराज के रूप में उस संकल्पना को भूमि पर लाने के प्रयास करता है, और कौन सी ऐसी बात थी जिसने उन्हें इतना प्रेरित किया। और साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि हिंदवी स्वराज ही क्यों, यह शब्द ही क्यों। जी, तो इसको ऐसे देखें कि अक्सर कहते ही हम कि किसी भी व्यक्ति के निर्माण में उसकी माँ की बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल। ये आपने ठीक कहा कि छत्रपति के पास एक अच्छा जीवन जीने का अवसर था, व्यवस्था भी थी, क्योंकि उनके पिता साहूजी महाराज जो है वो बड़े जागीरदार थे, राजा की उपाधि तक उनको मुगलों की ओर से दी हुई थी। तो उनके पास ये संघर्ष मोल लेने या सीधे चुनौती देने का इतनी बड़ी सल्तनत को कोई वो नहीं था कारण कि वो किसी कष्ट में हो या किसी प्रकार की और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना राज्य निर्माण करने के लिए इस प्रकार का एक रास्ता चुना। बिल्कुल नहीं, उनके पास एक जमी जमाई व्यवस्था थी और अच्छी व्यवस्था थी। दरअसल साहूजी महाराज के मन में भी स्वराज्य की प्रेरणा थी, क्योंकि जिस प्रकार से मुगलिया सल्तनत में
व्यवस्थाएं थीं, अव्यवस्थाएं थीं, उन सब से कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज आहत थे। और उस दौर में जो भारतीय समाज था उसका जो आत्मदैन्य की स्थिति में चला गया था, उसका आत्मविश्वास भी कमज़ोर हो गया था। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने देखा कि महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है, धर्म के को लेकर के बड़ी संकीर्णता आ गई है, जो बुद्धिमान लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो एक समाज जैसा चलना चाहिए, भारत की जैसी व्यवस्था थी, भारत में राज्य की जैसी कल्पना थी, वैसी कल्पना उनको विलोपित दिखी या दिखी नहीं। तो वो अपने दोस्तों के साथ में तो उस स्थान पे गया, मैं चौंक गया कि 15-16 साल का किशोर इतने ऊंचे स्थान पर, पुणे से लगभग 50-1 किलोमीटर दूर रायरेश्वर के पठार हैं और बहुत ऊंचाई पर हैं वो, और रोहिड़ खेड़े से होकर के हम गुजरते हैं, बहुत ऊंचाई पर वो एक मंदिर है शिव जी का, वहाँ अपने 8-9 मित्रों के साथ जाते हैं। उनमें एक ही वयस्क थे और बाकी सब काका पासलकर जो है वो वयस्क थे, बाकी सब युवा थे उनके जैसे। तो रोहिड़ खेड़े में प्रतिज्ञा लेने की शपथ है, परंपरा है। तो वहीं उन्होंने शिव जी को साक्षी, महादेव को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा की अपने दोस्तों के साथ कि हम ये स्वराज्य की स्थापना करेंगे, हिंदवी स्वराज्य, यानी हिंदुओं का साम्राज्य होना चाहिए। ये देश को उन्होंने हिंदू कहा। उसमें उनकी परिभाषा में वही विशालता है, उसको धर्म से नहीं देखना चाहिए, सबके लिए उसमें स्थान था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हमने करनी है। तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी अंदर ये भाव पैदा किया। ये अच्छा लीडर जो होता है ना, उसकी क्वालिटी है कि कैसे आप जो सपना देख रहे हैं वो अपने साथियों के मन में उतार दें। हिंदवी स्वराज्य ये नाम बड़ा महत्व का है। शिवाजी महाराज भोंसले परिवार थे, भोंसले वंश से थे, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य का नाम भोंसले नहीं रखा। उन्होंने चूंकि वो महाराष्ट्रियन थे, महाराष्ट्र से आते थे, उन्होंने अपने साम्राज्य का नाम मराठा साम्राज्य भी नहीं लिखा। पुस्तकों में जरूर हम उनको मराठा साम्राज्य के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने लिखने पढ़ने में, बोलचाल में कभी भी उस साम्राज्य को मराठा साम्राज्य नहीं कहा। उन्होंने उसको हिंदवी साम्राज्य का या हिंदू पद पातशाही का, जब उनका सिंहासन रूढ़ होते हैं महाराज, तब उसको हिंदू पद पातशाही नाम दिया था। तो ये पूरा देश जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस देश की कल्पना हिंदू राष्ट्र के नाते उन्होंने देखी, तो उन्होंने इस नाते उसको किया। तो इसलिए उसका नामकरण किया। तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी कहा कि ये मेरी इच्छा नहीं है, ये श्री की इच्छा है, यानी ईश्वर की इच्छा है कि ये राज्य स्थापित होना चाहिए। उनके पास तो सब साधन सुविधा थी, सब था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इसलिए उन्होंने इस सपने को देखा, एक साझा सपना। और ये सपना जिजाऊ माँ साहब ने उनके मन में डाला। उन्होंने उनका पालन पोषण इस प्रकार किया कि छत्रपति इस तरह से सोचने के लिए काबिल बने। आपकी इस पूरी पुस्तक में एक शब्द जो है बिटवीन द लाइंस बार बार आता है, वो है स्व, और दूसरा सेल्फ, और एक दूसरा आता है सेल्फलेसनेस। तो ये जो स्व शब्द है, ये कई तरह से इसके बीच में पुस्तक में एक पूरा का पूरा अध्याय ही है स्वभाषा के ऊपर। तो ये जो स्व है, ये आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ पर है? और जो आपने साझा स्वप्न की बात करी, उस साझा स्वप्न में ये स्व है, स्वानुभव है, या स्वानुशासन है, या स्वराज्य है, या स्वभाषा है, या स्वधर्म परायणता है, ये जो स्व है ये कहाँ ठहरता है, कितनी मात्रा में ठहरता है, और किस तरह से हमारे लिए इस शब्द की उपादेयता आज के युवजनों के लिए हो सकती है, या आज के समाज में इसकी कैसी उपयोगिता हो सकती है? बिल्कुल। हम देखते हैं कि उन्होंने जो स्वराज्य की स्थापना दी, वहीं से स्व शुरू होता है। राज्य तो था ही, लेकिन स्वराज्य होना चाहिए, स्वराज्य होना चाहिए। स्व अर्थात इस भूमि पर, इस देश की संस्कृति के अनुकूल चीजें स्थापित करना, उनकी रचना विकास उस तरह से करना। तो हम शिवाजी महाराज के राज्य की देख लें सारी व्यवस्थाएं, तो वो यानी इस भारतीय परंपरा से निकल करके आती हैं। तो स्वराज्य की भावना उसमें दिखती है। स्वभाषा का महत्व होना चाहिए। स्वभाषा के बारे में जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम उदाहरण देते हैं इजराइल का, कि यहूदियों की भाषा खत्म हो गई, लेकिन जब उनको राज्य मिला तो उन्होंने हिब्रू में काम प्रारंभ किया। हम अतातुर्क का उदाहरण देते हैं कि जब उस तुर्की पर उसका शासन हुआ तो उसने सबसे पहले विदेशी भाषा को समाप्त किया और तुर्की में काम प्रारंभ किया। हम भूल जाते कि शिवाजी महाराज ने भी यही किया। वो अपनी सारी व्यवस्थाएं स्व के आधार पर, यानी इस भारतीयता के आधार पर खड़ी कर रहे थे। तो पहले दिन से ही, चूंकि उस समय मुगलों का शासन था, प्रभाव था, तो भाषा में फारसी और अरबी के शब्दों की बहुतायत आती। उन्होंने एक शब्दकोश बनवाया, इसकी जिम्मेदारी दी भाषा के विद्वान लोगों को, शब्दकोश तैयार कराया राज व्यवहार कोश के नाम से,
और भाषा, और इसी तरह हम बाकी व्यवस्थाएं भी देखेंगे। उन्होंने अपनी एक मंत्रिमंडल भी बनाया, जिसे अष्ट प्रधानमंडल कहते हैं। इसी प्रकार नौसेना का विकास भी स्व के आधार पर किया, स्व के आधार पर तोप खाने शुरू किए, बहुत सारे काम उनका जो टकसाल था मुद्रालय, अपनी मुद्राएं उन्होंने चलाई। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा नहीं चलेगी, स्वराज्य की मुद्रा चलेंगी, और उनके ढालने की व्यवस्था भी स्वराज्य में ही होगी। तो सारी व्यवस्थाएं उन्होंने इस प्रकार से जमाई। ये बिल्कुल ठीक बात हुई कि जो विकास का सपना है वो स्व के आधार पर ही देखा जाना चाहिए, और हर बार आयातित मॉडल से ही हो विकास का, ये ठीक हो ज़रूरी नहीं है। तो एक और छोटा सा प्रश्न और पूछते हैं आपसे कि पुरंदर दुर्ग में उनको मिर्जा राज जयसिंह के साथ संधि करनी पड़ी थी छत्रपति शिवाजी महाराज को, और बदले में उन्होंने अपने कुछ दुर्ग खोए थे। तो ये एक थोड़ा सा ऐसा पक्ष है जो निश्चित ही दर्शक इस विषय में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। पुरंदर दुर्ग बड़ा महत्व का, यहीं दूसरे छत्रपति संभाजी राजे, जिन्हें शंभू राजे भी कहते हैं, उनका जन्म भी हुआ था। यहाँ बड़ा एक बहुत घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें स्थिति ये बन गई थी कि संधि के लिए मजबूर होने पड़ा महाराज को। महाराज ने देखा कि उनके जो सैनिक हैं, साहसी हैं, वो उनका बलिदान लगातार होते जा रहा है और बहुत देर तक इस दुर्ग को संभालना मुश्किल होगा। तो उन्होंने एक रणनीतिकार कैसा होता है, जो कहते हैं ना कि जब लगे पीछे हटना चाहिए 2 कदम, तो यहाँ एक तरह से शिवाजी महाराज 2 कदम पीछे हटे। कई लोगों ने उनको पराजय के तौर पर देखा, क्योंकि संधि के लिए मजबूर करना एक तरह से इसी तरह से देखा जाता है, लेकिन शिवाजी महाराज इसको पराजय के रूप में नहीं देखते, एक रणनीतिक जो है उपक्रम के रूप में देखते हैं। उन्होंने मिर्जा राजा को जो पत्र लिखे, उनके साथ जो बातचीत की संधि करते समय, वो पढ़ना बहुत रोचक है। उसको जरूर जानना चाहिए कि शिवाजी महाराज ने कैसे मिर्जा राजा को, जो औरंगजेब की तरफ से था, अपने फेवर में कर लिया। 23 किले उन्होंने, अपने बहुमूल्य 23 किले इस संधि में औरंगजेब को सौंपे, और बाद में उन्होंने प्राप्त भी किए। यानी इसका एक उदाहरण है कि जरूरी नहीं है कि आपने संधि की है तो उसका पालन सदैव करना है। तो स्वराज्य के लिए जब आवश्यक पड़ी उन्होंने संधि की, और जब बाद में मौका लगा तो संधि को तोड़ भी दिया। तो स्वराज्य के लिए जो आवश्यक था वो उन्होंने किया, और ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा इस अध्याय को पढ़ना चाहिए। रणनीतिक तौर पर एक शासनकर्ता को किस प्रकार का होना चाहिए, उसके बारे में ये बड़ी हमको दिशा देने का काम करता है। आवश्यकता पड़ने पर 2 कदम पीछे खींचना जीत की तरफ बढ़ा 1 कदम हो भी सकता है, ये बात हुई। तो अब हमारे पास समय थोड़ा कम है। इतनी सुंदर आज बातचीत हुई इस पुस्तक के ऊपर, और तो मैं एक बात और जानना चाहती हूँ। युवतर हैं आप, और आपने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी जिसमें हमारे गौरवशाली प्रतीक आए, छत्रपति शिवाजी महाराज आए, और सबसे बड़ी बात है कि एक सैन्य संरचना के तौर पर, कूटनीतिक विजय के तौर पर हम इस पुस्तक को देख पा रहे हैं। आज के जो युवा हैं वो बड़े दिग्भ्रमित से अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास क्या अपने गौरवशाली प्रतीक नहीं रह गए हैं, क्या अपनी परंपराएं ऐसी नहीं रह गई हैं जिस पर उन्हें आत्माभिमान हो सके। मतलब मोरोवर कहूँ तो कुछ समय पहले तक जो MMS कांड होता था, आजकल वो इंस्टाग्राम की रील्स कहलाते हैं। इस दशा में हमारे युवा पहुंच चुके हैं। आप चूँकि युवा लेखक हैं, अगर आपके पास छत्रपति शिवाजी महाराज के बहाने से कोई संदेश हो तो हमारे दर्शकों के लिए अवश्य हम उसे जानना चाहेंगे। ज़रूर। मेरा सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि बाकी सब बातें ठीक है, आपके जीवन शैली अलग हो सकती है, नई बातें आपके जीवन में हो सकती हैं, लेकिन अपने नायकों को पहचानिए, उनके जीवन को देखिए, और उनके नायकों ने जो रास्ता बताया, मार्ग बताया, उसका अनुसरण कीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को आप देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए। जरूरी नहीं कि आप उनके जैसे हो जाएं, लेकिन उनके जीवन का जो अच्छा हिस्सा है, उनके जो संदेश हैं, वो हमारे जीवन में परिलक्षित होने चाहिए, तभी हम अलग हैं। ये भारत की जो युवा है वो इसीलिए अलग है। बहुत बहुत सुंदर बातचीत रही, बल्कि मैं कहूँगी कि अपूर्व आनंददायक ये बातचीत रही, क्योंकि इस किताब के बहाने से, इस पुस्तक के बहाने से हम अपने गौरवशाली अतीत के साथ जुड़ रहे हैं। और मेरी आप सभी दर्शकों से अपेक्षा रहेगी कि आप सब इसे पढ़ें, इसे गुनें, इसे समझें, और छत्रपति महाराज की जो शिक्षाएं हैं, उनका जो जीवन चरित्र है, उसे अपने चरित्र में आत्मसात करने का पूरा प्रयास करें। बहुत सुंदर बातचीत रही, और ऐसे ही किसी दूसरे कार्यक्रम में आप सबसे फिर भेंट होगी।
नमस्कार, धन्यवाद।